चलिए बच्चों, क्या हाल चाल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। प्लीज़ शेयर। क्लास स्टार्ट हो गई है, ये आप ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग जो है सारे बच्चे जुड़ जाएं। चलिए भाई, क्लास प्रारंभ करते हैं। सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। प्रणाम 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 सतीश कुमार पटेल, गुड आफ्टरनून। दीप केसरी, दीपक यादव, गुड आफ्टरनून। अजय कुमार, गुड आफ्टरनून। एक बार सब लोग आ जाइए। सुनील सत्या, गुड आफ्टरनून। कल जो हम लोगों ने आपसे डिस्कशन किया था ना कि हम लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स को लेकर के हमारी आपकी बात हुई थी। तो 25 से मैं फ्लूइड की क्लास स्टार्ट करूंगा और ये क्लासेस रात पे 9 बजे से चलेंगी, शाम को 9 बजे से। बात समझ में आया? हाँ, पहले का आंसर आना शुरू हो गया है। पहले सब लोग बस शेयर कर दो, सारे लोग जुड़ जाएं, फिर आंसर तो हम लोग निकाल ही लेंगे। आज कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आपके लिए आया हूँ, जो थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। अमूमन आपने आज के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें बहुत कम देखा होगा या उस तरह के क्वेश्चंस को कम देखा होगा। तो हम ट्राई करेंगे कि हम उन क्वेश्चंस को भी कवर करें जिन क्वेश्चंस को आपने सही से नहीं देखा है या आपको आइडिया नहीं है कि ये क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं हम लोग। चलिए, फर्स्ट का तो आंसर आना शुरू हो गया है। एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं भी डाल देता हूँ, बच्चे जो आते हैं देखने के लिए क्लासेस। पहले का आंसर निकाल लिया आप लोगों ने, सी आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए भाई। आ गए सब लोग, क्लास प्रारंभ करी जाए। चलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्पीड स्लो चल रही है, धीमे धीमे आ रहा है, इंटरनेट का इशू है, बताइए। चलिए, आइलर्स नंबर किससे कोरिलेट करता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानिए। आइलर्स नंबर किससे कोरिलेट करता है? आइलर्स नंबर में आप लोग का क्या आंसर आ रहा है? किसी का आंसर आ रहा है शायद सी पार्ट। सी पार्ट आंसर आ रहा है या बी पार्ट आ रहा है? एक बार मैं देख लूँ आप लोग क्या बता रहे हो। आप लोग बता रहे हो कि आंसर आ रहा है सी। ओके, तो आइलर नंबर क्या होगा? जितने भी ये नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, ये सब के सब नंबर कैसे हैं? ये डायमेंशनलेस नंबर्स होते हैं। ये कैसे नंबर्स होते हैं? डायमेंशनलेस नंबर्स होते हैं। और कौन से नंबर इसमें होते हैं आइलर नंबर के अलावा? आपने पढ़ा होगा रेनॉल्ड नंबर, आपने पढ़ा होगा मैक नंबर, आपने पढ़ा होगा फ्रॉड नंबर। ये तमाम सारे नंबर्स होते हैं, उसी में एक आइलर नंबर भी होता है। इसके अलावा मैं आपको और भी बहुत कई प्रकार के और नंबर्स भी पढ़ाऊंगा, जैसे बायोट नंबर, जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो आइलर नंबर के बारे में करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, कि इनर्शिया फोर्स और प्रेशर फोर्स का रेशियो होता है। इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड प्रेशर फोर्स। ओके, तो चलिए, फर्स्ट का आंसर है सी पार्ट। फर्स्ट के बाद सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको अमूमन आप नहीं देखते हैं या नहीं आइडिया होगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। समथिंग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अमूमन यूजुअली ये आपको क्लासेस में या कहीं पर बुक्स में भी नहीं दिखता है, लेकिन एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है। सोचो, एसएससी जेई में हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं और पिछले दिनों 1-2 साल में काफी अच्छा खासा बदलाव देखने को मिला है। एसएससी जेई ने अपने पैटर्न पर भी काफी अच्छा खासा बदलाव ले आए हैं, जहां पर उसमें कई सारे क्वेश्चंस चेंज हुए हैं, टॉपिक चेंज हुए हैं। तो आपको अब थोड़ा एसएससी जेई एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते थे उन चैप्टर के भी क्वेश्चन देखिए आने लगे हैं। चलिए, सेकंड का आंसर बताइए, 2 का सी पार्ट। कुछ लोग कह रहे हैं सी पार्ट। अच्छा बताइए, 2 में आप डी पार्ट क्यों नहीं कह रहे हैं?
2 का डी पार्ट आंसर क्यों नहीं होगा? कोई मुझे बता सकता है? वाई नॉट इट इज डी पार्ट? कोई मुझे 2 में डी आंसर बता सकता कि डी क्यों नहीं होगा? बोलो भाई। कह रहा है कि व्हेन अ फ्लूइड फ्लो इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्किल इट इज नोन एज। तो ध्यान देना बच्चों कि सिलिंड्रिकल फ्लो में कॉन्सेंट्रिक सर्किल नहीं बनता है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल फॉर्म नहीं होता है। इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्किल फॉर्म नहीं होता है। कहां फॉर्म होता है? सी ऑप्शन में, फ्री स्पाइरल वर्टेक्स फ्लो में। बाकी इन दोनों कॉन्सेप्ट से आप परिचित होंगे अगर आपने वर्टिसिटी और सर्कुलेशन पढ़ा होगा। क्या आपको वर्टिसिटी और सर्कुलेशन का आइडिया है? अगर आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आइडिया है तो आइडिया लीजिए। वर्टिसिटी एंड सर्कुलेशन को जानना बहुत जरूरी है व्हेन यू आर स्टडिंग फ्लूइड फ्लो और द फ्लूइड मैकेनिक्स। बात समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अरे कॉन्सेंट्रिक का मतलब है बेटा कि एक ही सेंटर पे सर्किल का फॉर्म होना, ठीक है ना। जैसे ये सेंटर है तो ये देखो, ये इस सर्किल का ये सेंटर है। अब अगला सर्किल जो बनेगा उसका भी सेंटर अगर यही है, अगला जो सर्किल बनेगा उसका भी सेंटर यही है, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल फॉर्म होते हैं ना इसमें, स्पाइरल में। समझ में आया बेटा? वर्टेक्स अकर्स एट फ्री सरफेस ओनली, ठीक है। बताइए भाई थर्ड का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। और इन्हीं सब समस्याओं के लिए, इन्हीं सब इश्यूज के लिए जो कि आपको नहीं समझ में आती हैं, चीज़ें आप भूल जाते हो या आपको नहीं आइडिया है, पहले से नहीं आइडिया है। किशन देव आपका नाम है ना, कृष्णदेव 25 तारीख से 25 अगस्त से आप हर रात को 9 बजे आइएगा। 9 AM पर हमारे YouTube चैनल पे मैं फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाने वाला हूं, एंड इट विल बी अ डिटेल्ड थ्योरी क्लास। थ्योरेटिकल सारी बातें हम लोग कवर करेंगे, उसमें क्वेश्चन सिर्फ नहीं लगवाएंगे, क्वेश्चन भी लगवाएंगे बट थ्योरी भी पढ़ाएंगे। बात समझ में आया? चलिए क्या आंसर होगा इसका? कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरिया, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरिया होता है पर फ्लो थ्रू ऑरिफिस इन अ टैंक, किसी ऑरिफिस में टैंक के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एरिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है? केवल शेप पे डिपेंड करता है। शेप मतलब शेप आपने किस तरह से रखा, सर्कुलर रखा कि इसको ट्रायंगुलर रखा कि स्क्वायर रखा कि इसको सर्कुलर रखा आपने शेप, कि इसको रेक्टेंगुलर रखा कि इसको स्क्वायर रखा कि इसको ट्रायंगुलर रखा, क्या इस पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ ऑरिफिस, साइज का मतलब क्या है कि लार्ज साइज का ऑरिफिस है या मीडियम साइज का ऑरिफिस है या स्मॉल साइज का ऑरिफिस है। हेड इन द टैंक, हेड का क्या मतलब है कि कितना टैंक में हेड है। ये किस पे डिपेंड करता है? ज्यादातर लोगों ने सही जवाब दिया है, एंड द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड सी। ये तीनों पे डिपेंड करता है, तीनों पर ही डिपेंड करता है। ये भी आपका एसएससी जेई का ही क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ऑरिफिस से संबंधित एक प्रश्न और आपके दिमाग में मैं छोड़ दे रहा हूं, आप अपने स्तर से, अपने रिसर्च से पता करिएगा, फिर मैं कभी पढ़ाऊंगा तो जवाब दूंगा। जब आप ऑरिफिस पढ़ते हो ना, जब आप ऑरिफिस पढ़ते हो तो आप क्या करते हो? यहाँ पे ऑरिफिस होता है, यहाँ पे ऑरिफिस होता है, और यहाँ से आप बोलते हो कि यहाँ पर वेना कॉन्ट्रैक्टा बना। यही तो पढ़ते हो ना बच्चों, ऑरिफिस जब आपने पढ़ा होगा तो आप यही पढ़ते हो कि यहाँ पे क्या बना, वेना कॉन्ट्रैक्टा बनता है। एक सवाल मैं आपके दिमाग में डाल दे रहा हूं, ये सवाल का जवाब आप खोजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं तो बताऊंगा ही जब पढ़ाऊंगा। आप क्या बोलते हो कि यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा बनता है। मेरा प्रश्न ये है कि वेना कॉन्ट्रैक्टा इसके अंदर क्यों नहीं बनता, हमेशा इसके बाहर ही क्यों बनता है? क्या वेना कॉन्ट्रैक्टा इसके अंदर फॉर्म नहीं हो सकता है? यहाँ पे फॉर्म नहीं हो सकता है इसके अंदर? मतलब क्या यहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा नहीं फॉर्म हो सकता है क्या? ये हमेशा इसके बाहर ही क्यों बनता है? इस सवाल का जवाब ढूंढिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा आंसर मिलेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 का आंसर क्या होगा? विच टाइप ऑफ फोर्स डोनेट्स
डोनेट्स की जगह यहां होगा डोमिनेट्स, गलत टाइप हो गया है, डोमिनेट्स अ फ्लूइड फ्लो विद अ वेरी हाई रेनॉल्ड नंबर। कह रहा है रेनॉल्ड नंबर का मान, अमूमन जब आप रेनॉल्ड नंबर के बारे में पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं रेनॉल्ड नंबर का मान या तो आप 2000 से कम पढ़ते हैं, 2000 से कम, या आप क्या करते हैं 2000 से लेकर के 4000 तक पढ़ते हैं, या आप 4000 से अधिक पढ़ते हैं, अमूमन यही आप पढ़ते हैं ना। अब कह रहा है कि रेनॉल्ड नंबर का मान बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, लगभग 10,000 कह रहा है, लगभग 10,000, बहुत ज्यादा है। तो उस कंडीशन में कह रहा है कि कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, मतलब कौन फोर्स प्रभावी होगा, कौन सा फोर्स लीडर होगा, कौन सा फोर्स चीजों को डिसाइड करेगा। बात समझ में आया ना, कौन सा फोर्स लीडर होगा, कौन सा फोर्स चीजों को डिसाइड करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं इनर्शिया फोर्स, और बिल्कुल सही बात है। क्यों ऐसा करेगा, क्योंकि देखो रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए, रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर किस पे डिपेंड करता है, बोलो भाई, रेनॉल्ड नंबर किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया फोर्स पे ना, बोलो भाई। तो ऐसी कंडीशन में अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू बड़ी है तो वहां पर इनर्शिया फोर्स ही डोमिनेटिंग कंडीशन में होगा। इफ द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर इज वेरी हाई द इनर्शिया फोर्स विल डोमिनेट इन दैट फ्लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार लगा देना। ये क्वेश्चन दोबारा किसी न किसी एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन दोबारा किसी न किसी परीक्षा में आने की संभावना है। ये एसएससी जेईई में ही आया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताने की कृपा करें जितने लोग लाइव देख रहे हैं। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएं। 4 तो बता दिया आपने, 5 का आंसर बताएं। 5 का आंसर बताओ। मैंने बोला ना आज सारे क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो थोड़ा आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, और तुक्का नहीं मारना है, ए पार्ट बी पार्ट नहीं बोलना है। ध्यान से सोच के नोट्स रखे हो तो खोल के देखो, अगर जानते हो तो बताओ कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। एवं ही रिप्लाई नहीं करना है, ये जान लो। ध्यान से देखो, पहले एक ने कहा ए और एक ने कहा डी, ए और डी बताया है। बताओ भाई क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू, आपने ये फॉर्मूला देखा है कि नहीं, कभी ये फॉर्मूला देखा है, इस फॉर्मूले से परिचित हैं आप, बताइए भाई, इस फॉर्मूले से परिचित हैं कि नहीं आप। अगर इस फॉर्मूले से परिचित होंगे तो आंसर कुछ और भी दे सकते हैं आप। बोलो भाई क्या आंसर लग रहा है इसका, सब लोग जवाब दो। कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग डी दे रहे हैं। कभी देखा ही नहीं, अरे जहां इस चीज़ों की समस्याएं हैं, जहां पर इन चीज़ों तरह की समस्याएं हैं, वहां के लिए मैं आपको एफएम की क्लास पढ़ाने वाला हूं, आपको वहां से क्लैरिटी आएगा। ठीक है, अगर बहुत ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, हाफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द वेक्टर, ठीक है ना, फॉर द फ्लो टू बी रोटेशनल द वेलोसिटी नॉर्मल टू द प्लेन एरिया शुड बी इक्वल टू द हाफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द, हाँ कुछ लोग ने आंसर पकड़ लिया। ठीक है ना, ठीक है, अगर थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं तो जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा ये क्वेश्चन भी आपको आसान लगने शुरू हो जाएंगे। आप लोग एक काम करो, कोई भी ना एक स्टैंडर्ड बुक जरूर फॉलो करो, पढ़ाई जरूर क्या करो, बुक आधे घंटे 1 घंटे पढ़ा करो। भले आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप बिल्कुल एक्सलरेटेड मूड में हैं, आप भले इस तरह से है ना कि आप जो है एग्ज़ाम देना है, सामने एग्ज़ाम दिख रहा है तो आप बुक पढ़ते ही नहीं हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बुक से पढ़ करके ही क्लियर होती हैं, तो बुक भी कोई न कोई आप ज़रूर पढ़ा करिए।
बात समझ में आया? जो बुक आपको समझ में आए, जिसकी लिटरेचर आपको पकड़ में आ जाए। मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगा कि कौन सी बुक आपको पढ़नी है कौन सी नहीं पढ़नी है, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, तो कोई भी पढ़ो, लेकिन आप एक बुक जरूर पढ़ा करो, उसके उन चैप्टर्स को पढ़ो जहां आपको ज़्यादा डाउट आता है, तो ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आपको पकड़ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बड़ा लिखा है तो मैं हट जा रहा हूं ताकि आप पढ़ लें पूरा। 6 का आंसर क्या होगा बताओ? पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हो। कुछ लोग डी पे आ गए। तुक्का मत मारो बेटा, ऐसे ही मत बताओ, कुछ सोच समझ के बताओ क्या इसका आंसर होगा। बताओ डी इसका आंसर कैसे हो सकता है? यहां आप देखो सुपरसोनिक के बारे में बात हो रही है, और यहां देखो आप कंप्लीटली इनक्लोज्ड बॉडीज की बात हो रही है, एयरक्राफ्ट्स की बात हो रही है, यहां कुछ और बात हो रहा है। तीनों पॉइंट्स अलग अलग लिखे हैं, तो ऑल ऑफ द एबव तो होगा ही नहीं। तीनों पॉइंट्स अलग अलग हैं, तो ऑल ऑफ द एबव तो होगा नहीं। थ्योरी या ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं कृष्णदेव। बेटा देखो ऐसा है, हाँ 6 का बी कहा एक बच्चे ने। देखो बी हो, सी हो, ए हो, बट ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा बेटा, क्योंकि देखो तीनों सेंटेंस में, तीनों में अलग अलग बात कही गई है ना, तीनों में अलग अलग चीजों का जिक्र है, तो तीन अलग अलग चीजें समान कैसे हो सकती हैं? कुछ तो डिफरेंस आएगा। हाँ बुक की बात एक बच्चा कर रहा है, बच्चा एक बुक की बात कर रहा है कृष्णदेव, कि थ्योरी ले लें या ऑब्जेक्टिव ले लें। मैं जिस बुक की बात कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि कोई एक आप स्टैंडर्ड बुक लो जिससे आप थ्योरेटिकल बातों को पढ़ा करो। बुक पढ़ने की आदत डालने की बात मैं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बुक पढ़ने की आप आदत डालो। आपकी समस्या ये होती है, आपकी क्या किसी भी छात्र की समस्या ये होती है कि उसे लगता है कि पका पकाया सब कुछ मिल जाए, क्वेश्चंस मिल जाए, हम फटाक से कर लें। आप कर लोगे, नो डाउट, मैं यहाँ करा दूंगा, आप कर लोगे, लेकिन इसको आप भूलते बहुत जल्दी हो। आप बुक पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं ए पार्ट, कुछ लोग कह रहे हैं बी पार्ट, कुछ लोग कह रहे हैं सी पार्ट, कुछ लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी होना चाहिए। बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? अब ये कैसे बी है, जब मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाऊंगा तब ये मैं समझा पाऊंगा कि इसका आंसर बी है तो क्यों है, तो कैसे है, ये तमाम सारी चीजें। बेटा जब आप पूरा मैक नंबर डिटेल करोगे ना, तो मैक नंबर में सोनिक, सुपरसोनिक, इन चीज़ों की सिग्निफिकेंस मैक नंबर से आपको रिलेट करोगे। जब मैं आपको रेनॉल्ड्स लॉ पढ़ाऊंगा, मैक नंबर का लॉ पढ़ाऊंगा, रेनॉल्ड्स नंबर, मैक नंबर, डायमेंशन एनालिसिस में एक्सप्लेन करूंगा, वहां क्लैरिटी आ जाएगी। हो सकता है किसी बुक में गलत दिया हो सकता है किसी बुक में गलत दिया हो। बहुत सारे आंसर जैन में बहुत गलत हैं, यूथ में भी बी दिया है, मैं भी गलत दिया हो। आप मेरे को ना, अगर ऐसा है किसी ने दिया है तो आप मेरे को इस नंबर पे भेजना, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करना। मेरे अकॉर्डिंग तो बी ही होगा, अगर अलग दिया है तो हम लोग उस पर देख लेंगे, क्योंकि यूथ में और आर के जैन में बहुत आंसर गलत दिए हैं। दो किताबें हैं मुख्य रूप से, ये आर के जैन और एक किताब है यूथ पब्लिकेशन की, इसमें आंसर बहुत गलत हैं। तो आप क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा किया है इन लोगों ने, तो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन आंसर बहुत गलत हैं। तो इन किताबों पे बहुत भरोसा आंसर के मामले में मत करना। बात समझ में आया? एक बुक है डीएस कुमार की, अगर आप मैकेनिकल वाले बच्चे हैं तो आप जानते होंगे, डीएस कुमार की एक बुक है, आप डीएस कुमार की बुक फॉलो कर सकते हैं, उसमें आंसर्स गलत नहीं है एज कंपेयर टू द अदर। हाँ इस नंबर पे आप भेज सकते हो, व्हाट्सएप कर देना ना, मैं देख लूंगा उन्होंने ऐसा क्या दिया है या सोल्यूशन में क्या लिखा है। ठीक है ना? 7 का आंसर क्या होना चाहिए? अ फ्लूइड फ्लो टेकिंग प्लेस कॉन्टिन्यूसली अराउंड अ कर्व्ड पाथ अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज। 7 का आंसर तो काफी लोगों ने देना शुरू कर दिया है। बताइए भाई क्या आंसर होगा 7 का? कुछ लोग कह रहे हैं डी होगा, कुछ लोग और भी कुछ कह रहे हैं। नेट नॉट वर्किंग फ्रॉम माई साइड और फ्रॉम योर साइड? इंटरनेट नहीं काम कर रहा क्या, मेरे साइड से या आप लोग के साइड से? मेरे साइड से सब ओके है, यहां से सब सही है। शायद आपको दिक्कत होगी आपके नेट में। रिफ्रेश कर लो एक बार, आप पेज रिफ्रेश कर लो।
क्या आंसर होगा? वर्टेक्स फ्लो ना, वर्टेक्स फ्लो। अगर कोई फ्लूइड फ्लो है जो किस तरह से हो रही है, टेकिंग प्लेस, किस तरह से टेक प्लेस कर रहा है, कॉन्टिन्यूअसली राउंड अ कर्ड पाथ। कैसे घूम रहा है? राउंड 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 घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स फ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टेक्स फ्लो बोलते हैं। समझते हैं ना आप लोग? जैसे वॉश बेसिन आप यूज करते हैं घर में ना, घर में जहाँ ब्रश करते हैं, ब्रश तो करते हैं ना आप ना, वॉश बेसिन नहीं भी यूज करते होंगे तो ब्रश तो करते ही होंगे, ठीक है ना। किसी बच्चे ने, कोई बच्चा ये ना कह दे कि सर ये ब्रश कैसे करते हैं, इसका नहीं आइडिया है। तो ब्रश करते हैं, जो वॉश बेसिन आप जो यूज करते हैं, तो पानी जब वो खोलते हैं वहां पे ओपन करते हैं तो पानी से घूमता रहता है ना, ऐसे घूमता है ना, वो कौन सा है? वर्टेक्स फ्लो है। या आपने देखा होगा कभी कभी भंवर धाराएं उत्पन्न होती हैं, आपने कभी देखा होगा नदी वगैरह में देखा हो, या अपने गांव में भी आपने देखा होगा, घरों के आसपास भी देखा होगा, जहां भी आप रहते होंगे, कभी कभी आपको ना भंवर धाराएं दिखती हैं, ठीक है। ऐसे पूरा फ्लो हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है और किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इस तरह से राउंड राउंड घूमता रहता है। हाँ, इनको एडीज फॉर्मेशन के कारण ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, सब पे बड़ा अच्छा से डिस्कशन करेंगे, हर चीज़ पढ़ाएंगे आपको। अब प्रॉमिस किया है तो एफएम को डिटेल करेंगे हम थ्योरेटिकल क्लास के रूप में। समझ में आया ना? ये दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है फ्री वर्टेक्स और एक आपका होता है फोर्स वर्टेक्स। फोर्स वर्टेक्स का मतलब क्या है? फ्री वर्टेक्स का मतलब क्या है? फ्री वर्टेक्स का मतलब है कि दो स्थितियां हैं, या तो दो स्थितियां हैं, या तो कारण ये है फ्री वर्टेक्स का कि या तो यहां पे कोई फ्लो न लग रहा, कोई फोर्स न लग रहा हो, या तो यहां पे कोई फोर्स न लग रहा हो और फिर भी ये सर्कुलर मोशन में, फिर भी ये कर्ड पाथ में, कर्ड पाथ कह सकते हो आप, कर्ड पाथ में मूव कर रहे हो, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नो फोर्स। जब कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये मूव कैसे करेंगे? ये बताओ, ये बताओ कि कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ये मूव करेंगे कैसे? बोलो भाई, ये भी तो एक प्रश्न है ना। आप कह रहे हो कि भैया फ्री वर्टेक्स जो होता है, जो फ्री वर्टेक्स फ्लो होता है, वो कैसा फ्लो है? वो ऐसा फ्लो है कि बिना किसी फोर्स के प्रभाव में ये कर्ड पाथ में मूव कर रहा। तो बिना किसी फोर्स के प्रभाव में आप कैसे कर्ड पाथ में मूव कर सकता है? इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए जरा, मैं देखूं आप लोग को क्या आइडिया है। बताओ भाई। भाई आप कह रहे हो कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो कुछ तो फोर्स होगा ना जो इसको घुमा रहा होगा। फिर यहाँ पे ये कर्ड पाथ में घूम कैसे रहा है जब कोई फोर्स नहीं लग रहा? और जो आप फोर्स वर्टेक्स होता है, जो फोर्स वर्टेक्स होता है, जो फोर्स वर्टेक्स होता है, उसमें क्या होता है? फोर्स वर्टेक्स में क्या होता है? फोर्स वर्टेक्स में भी यही चीज होगा, ये चीज ऐसे फ्लो करता रहेगा, ऐसे सॉरी इस तरह से रोटेट करता रहेगा, लेकिन यहां पे फोर्स होता है। तो यहां तो ठीक है, यहां तो बात समझ में आती है, यहां तो बात समझ में आती है, लेकिन यहां कैसे हो गया? ये एक बच्चे ने जवाब दिया है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा फोर्स वर्टेक्स। सर पंप के डिस्चार्ज में फोर्स वर्टेक्स ड्यू टू लो प्रेशर एट सेंटर ऑफ वर्टेक्स। बहुत सारे अलग अलग जवाब आ रहे हैं, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं वो जवाब नहीं आ रहा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पर आपने भंवर धारा देखी है किसी नदी में, किसी नहर में, कहीं आपने देखी है जहां भंवर धारा बन रही हो? आपने कभी देखा होगा ना किसी नदी वगैरह में। मेरा ये कहना है कि वो बन कैसे गया, वो फोर्स आया कैसे? जैसे आप मान लो, जैसे मान लो आप, या आप ऐसे समझो कि अगर हमने एक फोर्स लगा करके, हमने फोर्स लगा करके हमने इसको राउंड 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 घुमा दिया, हमने इसको यूं यूं कर्ड पाथ में घुमा दिया, कर्ड पाथ में यूं घुमा दिया फोर्स लगा करके, और उसके बाद हमने फोर्स को हटा दिया। फोर्स क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। फोर्स रिमूव्ड हो गया, फोर्स को रिमूव कर दिया, तब भी ये घूम रहा है। तो ये हो गया फ्री वर्टेक्स और ये हो गया फोर्स वर्टेक्स। फोर्स के लगातार प्रभाव में, फोर्स के लगातार प्रभाव में, फोर्स के लगातार प्रभाव में अगर हमारा कर्ड पाथ फॉलो कर रहा है तो फोर्स वर्टेक्स है, और फोर्स का प्रभाव हटा दे तब भी वो फॉलो कर रहा है तो फ्री वर्टेक्स है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जहां फोर्स लगा और हट गया तो वहां फोर्स वर्टेक्स फ्री वर्टेक्स समझ में आता है, जहां फोर्स लगा ही नहीं, यहां भंवर धारा उत्पन्न कैसे हो गई?
तो यहां भंवर धाराएं उत्पन्न होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो यहां का जो वो सरफेस है, यहाँ का जो सरफेस है उसका जो एरिया है वो किस तरह से है, यहाँ की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है वो किस तरह से है, यहाँ पर प्रेशर जो है वो किस तरह से लो हो गया। देयर आर सो मेनी रीजंस। बात समझ में आया? डिफरेंस ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर भी हो सकता है, इज वन ऑफ द रीजन। बट यू शुड बी क्लियर कि ऐसा नहीं है कि सब जगह फोर्स लगने पर वो फोर्स वर्टेक्स होगा, लेकिन जैसे ही रिमूव कर लोगे एंड इफ इट इज स्टिल रोटेटिंग देन इट इज नोन एज फ्री वर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 8, द लिक्विड जेट फ्रॉम अ नोजल एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर ट्रेवल्स अलोंग। किसी नोजल से नोजल तो जानते ही होगे यार, नोजल सब लोग जानते हैं ना। एक होता है नोजल और एक होता है डिफ्यूजर। तो नोजल क्या होता है? नोजल वो होता है जो कि आउटपुट में क्या देता है आपको, प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है काइनेटिक एनर्जी में ना। तो ये नोजल होता है। अब कह रहे हैं नोजल से कोई जेट निकलेगा। जेट क्या होता है? इसके पहले वाली क्लास में मैंने समझाया था कि जेट क्या होता है। तो कह रहे हैं कोई जेट निकलेगा। अब कह रहे हैं जब जेट निकलेगा, इनका कहना है कि जो जेट निकलेगा, यहां से जो जेट निकलेगा, ये जेट कौन सा रास्ता ट्रेवल करेगा, किस तरह का रास्ता ट्रेवल करेगा। तो आपने आंसर तुरंत दे दिया पैराबोलिक, और आपने सही आंसर दे दिया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पैराबोलिक ही क्यों तय करेगा, वाई पैराबोलिक। आप तो देखते हो ना कि नोजल से निकलेगा तो पैराबोलिक तय करेगा, आपने देखा होगा, इसलिए आपने आंसर दे दिया पैराबोलिक। मैं आपसे कह रहा हूं कि पैराबोलिक नहीं तय करेगा, तो आप मुझे जस्टिफाई कैसे करोगे कि पैराबोलिक ही तय करेगा? बोलो भाई। मैं कह रहा हूं स्ट्रेट निकल जाएगा, मैं कह रहा हूं कि भैया स्ट्रेट निकल जाएगा। आप मुझे गलत साबित करो कि सर स्ट्रेट नहीं जाएगा, ये पैराबोलिक जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये स्ट्रेट निकल जाएगा, आप मुझे बताओ क्यों स्ट्रेट नहीं जाएगा, क्यों पैराबोलिक जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि दिस इज द नोजल, मैं आपसे कह रहा हूं दिस इज द नोजल। बताओ, क्या आप कोई रीजन दे सकते हो मुझे? क्या आपके पास कोई रीजन है? बोलो भाई। मैं कह रहा हूं कि ऐसे जाएगा, इस तरह से। आप कह रहे हो ऐसे नहीं जाएगा सर, ऐसे जाएगा। बोलो भैया। मैं कह रहा हूं यहां से ऐसे निकल जाएगा, अगर पानी यहां से ऐसे निकल जाएगा, ऐसे। ये ऐसे क्यों हो गया? क्या कारण पड़ गया? इस तरह से क्यों हो गया? पैराबोलिक पाथ क्यों हो गया? नीचे के साइड क्यों गिर गया? हिंट दे दिया, बताओ। हिंट दिया तुमको। ये जाता है ऐसे ही, लेकिन नीचे ग्रेविटी है। क्या है? नीचे ग्रेविटी काम कर रहा है भैया। G इज इक्वल टू 9.81। बोलो यार, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा है, हर चीज को नीचे खींचेगा, हर चीज को नीचे खींचेगा। ये वाला ऐसे नहीं जाने पाएगा, इस ग्रेविटी के कारण ये पैराबोलिक फॉर्म में आ जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। सर प्लीज टेल अस, हैव नो आइडिया। बच्चों ने जवाब दे दिया। दीप केसरी, मैंने भी बता दिया। ये छोटी छोटी बातें मैं आपसे क्यों शेयर करता हूं पता है? ये छोटी छोटी बातें आपसे क्यों बताता हूं? क्या ये एग्जाम में आएगा? नहीं आएगा, मुझे पता है। क्या ये परीक्षा में आएगा? नहीं आएगा, मुझे पता है। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आपको छोटी छोटी बातें पता रहेंगी ना, तो आपका आत्मविश्वास बहुत बड़ा रहेगा। और एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको आत्मविश्वास की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर आपका आत्मविश्वास अच्छा है ना, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है ना, अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो एग्जाम करने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। अगर आप अच्छे आत्मविश्वास के साथ एग्जाम में जाते हो, तो जान लो कि 20, ये इसका कॉन्फिडेंस का रोल कम से कम नहीं तो 20% तो होता है। चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम को क्रैक करने के। मैं आपको बताऊं होता क्या है, जैसे ना आपने बहुत डेप्थ में पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारा कुछ आपने जानकारी आपको है,
अब आप एग्जाम में गए, पहला ही क्वेश्चन एग्जाम में आप गए और पहला ही क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वेरी डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। दीप, हर बार क्या होता है ना, हर बार जरूरी नहीं है कि कोच जो मैं पूछूं से कोई बहुत बड़ा जादू मंत्र छुपा ही हो, कई बार बहुत बेसिक चीज होता है। लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैं जादू मंत्र वाला बताता हूं तो बेसिक वाला भी आपको बता दूं। बेसिक मतलब छोटी सी चीज भी हमसे कई बार मिस हो जाती है, तो हमसे बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में छोटी चीज ना भूल जाएं। कॉन्फिडेंस का रोल ये है बच्चा कि अगर ये पहला क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, अब जो बच्चे का आत्मविश्वास अच्छा है वो इसको देखेगा और समझ जाएगा कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, इसको लेके परेशान नहीं होना है, चलो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ट्राई करेगा और वो क्वेश्चन निकलते जाएंगे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन कर लेगा। वो जो बच्चा आत्मविश्वास से कमजोर होगा ना, इसी में फंस जाएगा और वो एक डिक्लेरेशन दे देगा, वो डिक्लेरेशन दे देगा कि हमने पढ़ा नहीं था, अपने आप को ही देगा, किसी और तो एग्जाम हॉल में किसी और से तो बात कर नहीं सकता, खुद को ही देगा और कहेगा भैया हमने पढ़ा नहीं था, लगता है दिक्कत है, कठिन आ गया पेपर, हमसे नहीं हो पाएगा। और तुरंत तो सोच लगता है कि अगले साल तैयारी करनी है, अगला एग्जाम देना है, ये तो रहा नहीं हो पाएगा। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप सारी चीजें जानिए जो आप जान सकते हैं, छोड़िए मत कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ फ्लो फ्रॉम वन टैंक इन विच वाटर लेवल इज H1 टू ब्रिंग द लेवल ऑफ H2 थ्रू द ऑरिफिस। बताइए, टाइम ऑफ फ्लो फ्रॉम वन टैंक इन विच वाटर लेवल, पहले वाटर लेवल H1 है और ऑरिफिस के द्वारा वाटर लेवल बाद में कितना हो गया, H2 हो गया, और इसकी सहायता से किसी टैंक को फिल किया जा रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लो कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लो आपसे पूछा जा रहा है। बट ड्यू टू ग्रेविटी इज जेन्युइन, बट सर आई थॉट वंस एनी न्यूमेरिकल प्रूव। रवि सिंह, सर थोड़ा और स्पीड बढ़ाएं प्लीज। रवि आप मेरे को ना कॉल कर लेना, ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि स्पीड कितना बढ़ाना है कितना नहीं, मैं आप कॉल पे आपसे बात करता हूँ। ये जो आपकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं ना, देखिए रवि क्या है कि आपको पर्सनली ये दिक्कत आ रहा है, सबको बच्चों को नहीं आ रहा, तो आप ऐसी कंडीशन में ना यहाँ कमेंट करने की बजाय आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक जैसे ही मैं क्लास छोड़ूंगा आप कॉल कर लेना, हम कॉल पे आपसे बात करते हैं कि आपकी स्पीड का क्या इशू है, क्यों स्पीड आपको कम लग रही, ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो जो जिसकी पर्सनल प्रॉब्लम है आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, इसमें क्या मतलब है यहाँ पे कमेंट लिखने का। क्या आंसर आ रहा भाई? हाँ, सी आंसर आ रहा ना, क्योंकि फॉर्मूला ये क्या होता होगा, ये तो सभी को याद है फॉर्मूला ना। किसी को फॉर्मूला याद है? बताओ, टाइम का फॉर्मूला याद है किसी को? बोलो भैया, कोई बताएगा? याद है? 2a अंडर रूट में, 2a अंडर रूट में H1 माइनस H2, याद होगा फॉर्मूला ये वाला, अपॉन a। और कुछ होता है? बोलो, और कुछ होता है इसमें? अंडर रूट में 2g भी होता है ना। a क्या है? a वाला कौन सा है? a वाला कौन सा है? रवि आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर, आपसे कॉल करना, हम बात करते हैं आपसे। आप प्रिपरेशन किस चीज कर रहे हो? SSC JEE कर रहे हो, या अभी UPSSC कर रहे हो, या AE कर रहे हो? प्लीज कॉल करना तो बात करते हैं, क्योंकि इस बैच में ना हर तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे हैं SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे अभी AE की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे UPSSC कर रहे हैं, कुछ बच्चे अभी आराम से पढ़ रहे हैं, केवल मुझसे पढ़ ले रहे हैं, कभी एग्जाम हो सकता है 6 महीना बाद दें, 8 महीना बाद दें, तो सबकी स्पीड अलग अलग है। तो कॉल करना, फिर डिस्कस करते हैं आपसे। हाँ, तो ये क्या है? ये टैंक का एरिया होता है ना, याद है? टैंक का एरिया याद है? और ये क्या होता है? ऑरिफिस का एरिया। और ऐसी कंडीशन में आप देखो कि ये वाला फॉर्मूला, सी वाला आंसर सही आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10 का बताइए क्या होगा? हाइट ऑफ द फ्री सरफेस एबव एनी पॉइंट इज नोन एज। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सर मैं UPSSC JEE और UP आर्विनल की तैयारी कर रहा हूँ। ओके 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 बेटा, आप कॉल करना, बात करते हैं, डिटेल बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। हाइट ऑफ द फ्री सरफेस एबव एनी पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर अगर फ्री सरफेस की हम हाइट लेते हैं तो कह रहा है इसे हम क्या कहते हैं,
कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब एकदम सिंपल सी बात से पूछ रहा है कि हम इसका नाम क्या होगा। बोलो भाई क्या आंसर होगा। अब जैसे ये सारी चीजें अगर आप डिटेल में पढ़े होते ना तो दिक्कत आपको ना आता। अरे सी सी कौन बोल रहा है भैया, स्टैटिक हेड एंड इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। बोलो, कुछ लोग कह रहे हैं सी होगा, कुछ लोग बी होगा, कुछ लोग, ओहो, आप डिटेल पढ़ो, डिटेल नहीं पढ़ते हो तुम लोग ना, इसलिए दिक्कत आती है भाई। सिंपल सी बात है, वो हाइट की बात कर रहा ना, वो हाइट की बात कर रहा है आपसे, एक हाइट तक आप जाते हो। मैंने एक आध बार ना पढ़ाया होगा आप एग्जामिनेशन क्लासरूम में कि स्टैटिक हेड होता क्या है। अरे स्टैटिक हेड क्या होता है, जैसे किसी चीज को ना हम ले के ऊपर आते हैं तो जितना लाते हैं जब उसको छोड़ेंगे, मैंने बताया होगा आपको, ठीक है। तो अरे नहीं डांटेंगे क्यों भाई, नहीं नहीं डांटेंगे नहीं, डांटेंगे क्यों, डांटना उद्देश्य नहीं है भाई, डांटेंगे नहीं। हमने कॉल पे बात करने, आपको गुस्से में थोड़ी कहा कि आप कॉल पे बात करो, इसलिए कहा कि हमें लगा आपसे बात करके हम आपकी काउंसलिंग कर पाए कि स्पीड की कहाँ इशू आ रही है, क्या दिक्कत आती है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आपको लग रहे हैं, या समझ में नहीं आता, या मैं धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैंने बोला। मैं डांटता नहीं हूं भाई किसी को, ठीक है ना। चलिए, तो डांटने के लिए आप लोग जल्दी से जेई बन जाओ, फिर आपके जीवन में एक डांटने वाली आ जाएगी। आपको डांटने का अधिकार उसी का है, वही डांटेगी आपको, ठीक है ना। मेरा अधिकार नहीं, मैं क्यों डांटूंगा आपको। तो या फिर कुछ लोगों के जीवन में अभी से एक डांटने वाली होगी, वो डांट रही होगी। तो खैर ये स्टैटिक हेड इसका आंसर होगा। हाँ, और मैंने क्लास पढ़ाई है, अगर आपको मिल जाती है यूट्यूब पे तो आप देखिएगा, जिसमें मैंने स्टैटिक हेड, डायनेमिक हेड, इन सब के बारे में बड़ा अच्छे से डिटेल किया है, ये हेड कैसे बनते हैं। फिर भी अभी तो फ्लूइड शुरू ही कर रहा हूं, तो डिटेल पढ़ाऊंगा तो आपको सब समझ आ जाएगा सारे हेड कैसे बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, बताइए भाई। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है। मेरी शक्ल देख के क्या मैं बहुत ऐसा खड़ूस टाइप का लगता हूं कि मैं डांट दूंगा, बच्चा अगर डांटेगा। मैंने कभी डांटा किसी को क्लास में, हाँ। मैं तो अपनी ऑफलाइन क्लास में भी किसी को नहीं डांटता हूं। हाँ बेटा, जिन्होंने व्हाट्सएप पे न्यूमेरिकल कल पूछा होगा, तो मैं कल नहीं रिप्लाई कर पाया था, आज मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताओ, क्या आंसर होना चाहिए 11 का, बताओ भाई। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है। देखियो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी सीवी, बताओ सीवी किस पे डिपेंड करेगा, बताओ भाई। देखो स्लोप से तो कोई मतलब नहीं है और साइज से कोई मतलब नहीं है, इतनी बात तो समझ में आती होगी। अगर आपने ऑर्फिस पढ़ा है तो स्लोप और साइज का तो कोई मतलब नहीं है। हेड ऑफ द लिक्विड इन एबव ऑर्फिस, अच्छा हेड से भी क्या मतलब है, हेड से भी वेलोसिटी से क्या मतलब है। हेड तो वो वेलोसिटी डेवलप करेगा जो करना चाहिए उसको, लेकिन दिक्कत कहां आएगा, फ्रिक्शन के कारण दिक्कत आएगा। मुझे लगता है डी आंसर होना चाहिए। वैसे कुछ जगह ना उसका सी भी आंसर लगाया हो, लेकिन डी शुड बी द करेक्ट आंसर, नियरेस्ट आंसर इज डी, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसीलिए मैंने आज कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं लेके ही आया हूं जिनमें कई बार डाउट फील होता है, सी होगा कि डी होगा, डी होगा सी होगा, ठीक है। तो उसमें बोलता है ना कि नियरेस्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। चलिए, द लॉ, एनर्जी लॉस इन द फ्लो थ्रू नोजल एज कंपेयर टू वेंचुरीमीटर, वेंचुरीमीटर में, वेंचुरीमीटर के कंपेयर में, मतलब कुल मिलाकर के नोजल और वेंचुरीमीटर का कंपैरिजन हो रहा है, नोजल और वेंचुरीमीटर का कंपैरिजन हो रहा है, हम कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर में हम आपसे पूछ रहे हैं कि भैया एनर्जी लॉस कहाँ ज्यादा होता है कहाँ कम होता है, बता सकते हैं आप लोग। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, आसान बात है, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। वेंचुरी मीटर पे तो बहुत कुछ पढ़ाया है, अच्छा पढ़ाया तो बहुत कुछ है, लेकिन सच बताएं तो वेंचुरी मीटर पे बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है। अभी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा फ्लूइड, आप देखिएगा वेंचुरी मीटर को कितना डिटेल कराऊंगा मैं, कितना मजा आ जाएगा आपको। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, बताइए आंसर क्या होगा इसका,
12 का आंसर क्या होगा? हाँ, एनर्जी लॉस की बात कर रहे हैं ना, एनर्जी लॉस की बात कर रहे हैं, तो नोजल में एनर्जी लॉस ज्यादा होगा, नोजल में ज्यादा होगा। अगर एनर्जी लॉस की बात करें तो वेंचुरी मीटर तो मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस है। इसके लिए सीडी की वैल्यू कितनी होती है? 0.98 तक होती है, बहुत बार डिस्कस किया है। लेकिन वेंचुरी मीटर में भी, वेंचुरी मीटर में भी एक लॉस बहुत मिलता है, और वो कौन सा है? वो कौन सा है? फ्रिक्शनल लॉस, क्योंकि वेंचुरी मीटर की लंबाई ज्यादा होती है। और फ्रिक्शनल लॉस कौन सा होता है? HF इज इक्वल टू 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD। तो भैया बताओ, यहां पे L पे डिपेंड कर रहा है ना, तो वेंचुरी मीटर बड़ा होता है, लंबा होता है, यानी इसमें फ्रिक्शनल लॉस तो ज्यादा मिलेगा, भले एनर्जी लॉस कम मिलेगा। चलिए, ये थोड़ा सा एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो मुझे बहुत कम एग्जामिनेशन में दिखा होगा। मुझे दूसरी या तीसरी दफा ये क्वेश्चन दिखा, हालांकि एसएससी जेई में आया हुआ है। इसका आंसर बताए कोई मुझे? बताइए क्या आंसर होगा? इसका कोई आंसर बताएगा? ये क्वेश्चन बहुत कम एग्जामिनेशन, मुझे एक या दो बार ही दिखा है क्वेश्चन ये, और इस तरह के क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। कह रहा है, क्या पूछ रहा है? इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड, फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ अ सबमरीन मूविंग इन अ डीप सी। अरे वाह, कुछ लोग आंसर सही कर रहे हैं। इसमें तीनों आंसर गलत हैं, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा? नन ऑफ दीज। अब प्रश्न ये उठता है, अब प्रश्न ये उठता है कि फिर हम, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? एक डिवाइस होती है पीटोमीटर, पिटॉट ट्यूब नहीं, एक डिवाइस होती है पीटोमीटर, कुछ कुछ किताबों में इसको पिट लॉग भी बोलते हैं, पिट लॉग्स। पीटोमीटर या पिट लॉग्स की सहायता से हम क्या मेजर करते हैं? सबमरीन, मूविंग सबमरीन की स्पीड मेजर करते हैं गहरे समुद्र में, डीप सी में। पीटोमीटर, समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज पिट लॉक्स। आप सारे ही क्वेश्चन निपटा देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपसे। हर एक क्वेश्चन मैंने देखो, कभी क्या क्या होता है ना, कि अच्छे क्वेश्चंस का एक अलग वो होता है लेवल। अच्छे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो थ्योरेटिकल होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल होते हैं, कुछ खराब क्वेश्चन भी होते हैं। मैं तो इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल मुझे हो गया, हर बार पेपर की एनालिसिस करता हूँ, देखता हूँ, मेरे को कई बार लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए यार, दिस इज नॉट, दिस शुड बी नॉट, दिस शुड नॉट बी। जैन साहब ने गलत लिख दिया होगा, दीपक, दीप दीप केसरी कह रहे हैं सर, जैन में पिटॉट ट्यूब को आंसर दिखा है, गलत लिखा है। ठीक है, आप एकदम निश्चिंत रहो, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, बुक से नहीं मैच कर रहा तो डेफिनेटली बुक में आंसर गलत दिया है। मैं काफ़ी चीज़ों को रिसर्च करने के बाद ही आंसर बताता हूँ। हाँ, मिस्टेक मेरे से भी हो सकता है, कई बार गलतियाँ मेरे से भी हो सकती हैं, पृथ्वी का कोई छोर नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, हमेशा मैं कहता हूँ, लेकिन कोशिश रहती है कि गलती ना होने पाए, और इतने अनुभव के बाद गलतियाँ होती भी नहीं हैं, तो फिर भी अगर होती हैं तो उसको स्वीकार करने में कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है ना, बड़ा आदमी वही होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले, और छोटा आदमी वो होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार न करे, दूसरे में से गलती निकाले। ठीक है ना, तो 14 का आंसर क्या होगा? वेंचुरी मीटर इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज थ्रू पाइप। जानते हो आप, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो, 14 के बाद क्या है? लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, आखिरी क्वेश्चन। अब इसके बाद शिवेन सर क्लास लेंगे। चलिए, मैं आपको क्लास की थोड़ी डिटेल भी बताऊंगा अभी, कि हम लोग कैसे प्लान किए हैं, 25 के बाद क्लासेस कैसे होंगी। चलो भाई, 25 ना अच्छा क्वेश्चन है,
उर्मी और जैन दोनों में बच्चों के साथ खेल दिया है। नहीं, असल में खेल क्या दिया है ना, आंसर गलत दिए हैं, रिवाइज करना चाहिए उन लोगों को। बहुत आंसर गलत दिए हैं, पता नहीं क्यों नहीं रिवाइज करते हैं, जबकि वो दोनों किताबें कितना बिकती है ना, कितना बिकती है बुक्स वो सारी। कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं। बताइए बताइए इसका आंसर बताइए। मैं इस क्वेश्चन का मैं आंसर जानना चाहता हूं। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट किसके होता है? अच्छा बताओ, वेलोसिटी के होगा क्या? नहीं होगा। एच एफ इज इक्वल टू 4 FLV² अपॉन 2 GD, तो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, यानी ए पार्ट तो गलत हो गया। ठीक है ना? ये ऐसा क्वेश्चन से बहुत बच्चे गलती करते हैं, करते रहते हैं इसमें गलती। नहीं बेटा, बुक को तो नहीं फॉलो करना चाहिए। टेम्परेचर से क्या होगा? देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप ये तुरंत कह सकते हो ना कि इसका आंसर बी नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बी क्यों नहीं होगा ना, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अगर देखो टेम्परेचर बढ़ता है, अभी देखो रोहित ने बी ये जवाब दिया है, रोहित का जवाब गलत है, लेकिन फिर भी मैं रोहित को अप्रिशिएट करता हूं कि उसने दिमाग लगाया कि बी तो नहीं कहीं से मैच कर रहा, बी हो सकता है आंसर इसका। अब बी आंसर क्यों नहीं है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब बेटा टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर जब बढ़ता है, रोहित ध्यान देना और लोग ध्यान दें, जब टेम्परेचर बढ़ता है उस कंडीशन में क्या होती है, किसी भी लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो घटती है। और विस्कोसिटी किससे रिलेटेड है? विस्कोसिटी किससे रिलेटेड है? रेनॉल्ड नंबर से। बोलो यार, रेनॉल्ड नंबर के फॉर्मूले में विस्कोसिटी आती है ना। और रेनॉल्ड नंबर किससे रिलेटेड है? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से या फ्रिक्शन से। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर में जो भी प्रभाव पड़ेगा उसके कारण रेनॉल्ड नंबर भी प्रभावित होगा, यानी इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी इंडिपेंडेंट नहीं है। टेम्परेचर का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव देखने को मिलेगा फ्रिक्शन पे। क्यों? टेम्परेचर का प्रभाव है तो उसका प्रभाव पड़ेगा विस्कोसिटी पे, विस्कोसिटी का रेनॉल्ड नंबर से, रेनॉल्ड नंबर का फ्रिक्शन से। इसका सही आंसर होगा सी पार्ट। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इसका आंसर डी क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। कुछ लोग इसका तर्क देंगे कि सर अगर प्रेशर आंसर हो सकता है तो P इज इक्वल टू तो F अपान ए होता है ना, अगर प्रेशर इंडिपेंडेंट है तो ए भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, प्रेशर और एरिया में तो रिलेशन होता है ना। सही आंसर है सी पार्ट, गलत आंसर है डी पार्ट। प्रेशर और एरिया वाली बात जिसको नहीं समझ में आ रही है उसको तब समझ में आएगी जब वो पाइप फ्लो पढ़ेगा, जब उसको पाइप फ्लो का आइडिया होगा कि हाँ किस प्रेशर की बात हो रही है, ये कौन से एरिया की बात हो रही है। बात समझ में आया? तो बच्चों आज की क्लास यहां कंक्लूड करते हैं। जो बच्चे क्लास में लाइव हैं मैं आपको बता दे रहा हूं कि अभी आज क्या तारीख है? 17। आज 17 है ना आर्यन, आज 17 है। अभी 18, 19, 20 मेरे दिमाग में एक प्लान था, आप लोग बताएं उस प्लान पे हम लोग क्या कर सकते हैं। पेट के एग्जाम से रिलेटेड हम चाहते हैं कुछ दिन आपकी क्लासेस हम ऑफ कर दें ताकि पेट आप और अच्छे से दे पाओ, क्योंकि पेट बड़ा जरूरी एग्जाम है यूपी के लिए। उसको देने के बाद आप बहुत सारे आगे के एग्जाम देने में सक्षम रहोगे, आप एलिजिबल रहोगे। तो हमारे दिमाग में एक प्लान है कि हम आपकी क्लासेस 21, 22, 23, 24 4 दिन हम आपकी क्लासेस ऑफ कर दें ड्यू टू पेट एग्जाम, और फिर आपकी क्लासेस रीस्टार्ट हो जाएंगी 25 से। क्योंकि देखो इधर रक्षाबंधन भी है 22 को, उस दिन क्लास चल नहीं पाएगी 22 को। 23 बीतेगा, 24 को एग्जाम ही है, और मोस्ट ऑफ देम आपने भरा ही है फॉर्म, ज्यादातर लोगों ने फॉर्म भरा ही है।
तो 22 को क्लास हो नहीं पाएगी, 24 को आपका ये है एग्ज़ाम है, तो केवल 2 दिन का फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, चूँकि काफ़ी कल कई बच्चों ने मेरे को अलग से भी बोला था व्हाट्सएप पे कि सर कुछ दिन मेरी क्लासेस रोक दीजिए, हम लोग पेट पे और फोकस कर पाएँ 2-3 दिन के लिए। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, बताएं। ये सही प्लान किया हम लोगों, तो थम्स अप करके बताएं। जो लोग थम्स अप करके बताएं कि प्लान सही है, या अगर आपको दिक्कत हो तो आप थम्स अप ना करिए, आप लिखिए कि नहीं सर हमें क्लास चलने दीजिए। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारी फैकल्टीज हम सब लोग हैं। हमारे दिमाग में प्लान सिर्फ आपको लेके है कि आप 20 तक सारी क्लासेस करेंगे ही करेंगे। 21 को हम एक आपको ऑफ कर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे 21 को घर जाते हैं या जो भी है मूवमेंट है। 22 को रक्षाबंधन है, छुट्टी रहेगी आपकी, 24 को एग्जाम है, तो ये 2 दिन का गैप पड़ रहा है। इसके विषय में आपका क्या कहना है, मैं आपका राय लेना चाहता हूं, आपका व्यू चाहता हूं। आप अगर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के। आप थम्स अप करके बताएं, मैं समझ जाऊंगा। और आप कमेंट करें अगर आपको ये नहीं पसंद है ये अगर तो। अच्छा, उसके अलावा देखिए 25 से शाम को 9 बजे, शाम कह लो या रात कह लो, 9 बजे मैं एफएम की क्लास शुरू करूंगा। द फ्लूइड मैकेनिक्स रात में 9 बजे ही चलेगा, और इसमें थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, पूरी थ्योरी, और इसमें क्वेश्चंस भी लगवाऊंगा। ऐसा नहीं कि केवल क्वेश्चन लगवाऊंगा, और थ्योरी भी जो पढ़ाऊंगा ना बढ़िया से पढ़ाऊंगा। बात समझ में आया ना? तो इसको आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अगर, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी जो मेरी क्लास 3 बजे होती है ना, 3 PM पे जो मेरी क्लास होती है, उसमें मैं मैकेनिकल का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। मैकेनिकल का सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है ना, हीट ट्रांसफर है, आईसी इंजन है, आरएसी है, पावर प्लांट है। जो भी मैकेनिकल वाले बच्चे हैं वो हमको 3 बजे ज्वाइन करेंगे। यानी ओवरऑल क्या निकल के आ रहा है कि अभी 18, 19, 20 मेरी उपलब्धता, जीडी पांडे आपको कब मिलेंगे? जीडी पांडे आपको मिलेंगे 3 से 4, और इधर मैं आपको एफएम ही करा देता हूं। 3 दिन में एफएम में क्वेश्चन करा दे रहा हूं। बात समझ में आया ना? 3 दिन में एफएम के क्वेश्चन करा दे रहा हूं। लेकिन 25 के बाद स्थिति क्या रहेगी? 24 के बाद, सॉरी, 24 के बाद 25 अगस्त से जीडी पांडे की क्लास आपको कैसे मिलेगी? आपको क्लास मिलेगी 2 क्लास, एक मिलेगी 3 PM पर और एक मिलेगी 9 PM पर। 3 PM को कौन ज्वाइन करेगा? ओनली मैकेनिकल वाला। और 9 PM पे कौन ज्वाइन करेगा? मैकेनिकल वाला भी ज्वाइन करेगा और सिविल वाला भी ज्वाइन करेगा। ये हमारा शेड्यूल 25 अगस्त से लागू होगा। इसके विषय में आपका क्या राय है? बेटा शुरुआत में ना 1-1.25 घंटे ही रखेंगे। 2 घंटे की लाइव क्लास बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, आपको दिक्कत होगी इतना समझने में, और मेरे को इतना सब कुछ फटाफट 2 घंटे में इतना कंटेंट हो जाएगा कि फिर आप एकदम कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब तब आपके ठीक है। 1 घंटे में भी मैं काफ़ी कंटेंट आपको दे दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। कुछ दिन चल जाए, आप अभ्यस्त हो जाएं, तो 9 से 8 कर लूंगा। तो ये मेरा शेड्यूल रहेगा कि मैकेनिकल का बच्चा जो है वो ये वाला है, जो वाइट कलर का है, और जो ये येलो कलर का बच्चा है ये सिविल वाला बच्चा है। तो ये मुझे ज्वाइन करेगा। ये रो क्यों रहा है भाई सिविल वाला? तो हंसाओ। हाँ, तो ये जो सिविल वाला बच्चा है ये मुझे ज्वाइन करेगा 9 बजे। मैकेनिकल वाला तो 9 बजे आएगा ही, और 3 बजे मिलूंगा मैं आपसे मैकेनिकल की क्लास लेकर के। तो दिस इज आवर प्लान। जैसा भी होगा आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर सूचना दे ही दी जाती है। लेकिन बच्चों आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक अभी इस कमेंट बॉक्स में डाल दी जा रही है, क्योंकि 24 के बाद 25 से हम लोग सारी चीज़ें जो भी हम प्रोवाइड करेंगे
हम सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करेंगे। व्हाट्सएप पे हम आपको कोई भी पीडीएफ वगैरह शेयर नहीं करेंगे। एक ही प्लेस होगा तो हमारे लिए भी आसान होगा, हमारे फैकल्टी मेंबरान्स के लिए भी आसान होगा कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स वहां जा करके अपने सॉल्यूशन वगैरह भी दे पाएंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे अभी हम लोग काम नहीं कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे काम है ना, काम एकदम लाइन से लगे हुए हैं, तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। अब देखो टेलीग्राम चैनल के लिए मैं क्या लेके आया हूं। पहली बार टेलीग्राम चैनल पे आपको देखो पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज, आपको वहां पर जो भी आप डाउट भेजोगे, आपको वहां पे डाउट क्लियरिंग भी आपकी हो जाएगी, वहां पे डाउट क्लियरिंग हो जाएगा। इसके अलावा वहां पे आपको ना टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, और कभी कभी टेस्ट पेपर तो मिलेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेंगे। जैसे हमने कोई टेस्ट पेपर बनवाया, हम टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं तो हमने आपको दे दिया कि आप टेस्ट पेपर घर पे बैठ के सॉल्व कर लो। ये सब आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ आपको ना एक हम लोग लॉन्च करेंगे मैकेनिकल मंत्रा और सिविल मंत्रा। मैकेनिकल मंत्रा और सिविल मंत्रा क्या है? ये मैकेनिकल और सिविल के वो मंत्र हैं जो आपको आने चाहिए। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ मंत्र आते हैं ना। आप घर में पूजा करते हो तो 2-4 मंत्र तो आपको आते ही हैं। अगर मंत्र ही ना है तो पूजा कैसे होगी? गाना तो गाएंगे आप नहीं। हाँ, आजकल जो गाने चलते हैं, तो बात समझ में आया। तो मैकेनिकल मंत्रा और सिविल मंत्रा नाम से एक सीरीज हम शुरू करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे कि हमने कोई एक क्वेश्चन ले लिया, कुछ भी एक क्वेश्चन लिया, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपसे पूछ लिया गया, एक टॉपिक है कि शिप के केस में रोलिंग इज मोर डेंजरस और पिचिंग इज मोर डेंजरस। शिप के केस में रोलिंग और पिचिंग है क्या, और इस पर हमने एक लिया क्वेश्चन, उसकी डिटेल, या तो डिटेल हैंड रिटन नोट्स बनाया, क्यों है, कैसे है, डिटेल पूरा करके और स्कैन करके हमने भिजवा दिया आपको। तो आप लगातार टच में रहेंगे, लगातार नई नई चीजें पढ़ते रहेंगे। प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन ना सिर्फ यही है कि आप कितना टच में इन्वॉल्व रहते हैं अपने सब्जेक्ट में। आपको इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है। सर 8 से 9 कर दीजिए। सतीश कुमार पटेल, ठीक है, विचार करते हैं बेटा, 8 से 9 का भी प्लान कर लेते हैं, 9 से 10 का जो भी प्लान है हम देख लेते हैं। तो ये सारी बातें आपसे बतानी थी। अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि शिवेंद्र सर आ चुके हैं, वो अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। कल फिर फ्लूइड मैकेनिक्स को लेकर मुलाकात होगी 3 से 4। एफएम वाले बच्चे जान लें कि मैं 3 से 4 एफएम लेकर के मिल रहा हूं आपसे। 18 मिलूंगा, अभी 19 मिलूंगा और 20 अगस्त को मिलूंगा। उसके बाद एफएम की क्लास दोपहर नहीं चलेगी, फिर शाम में ही चलेगी। हालांकि 9 से 10 मैंने प्लान किया है, कुछ लोग 8 से 9 के लिए कह रहे हैं, उस पर भी विचार कर लेंगे। लेकिन मिलूंगा शाम में ही और थ्योरी के साथ मिलूंगा, सिर्फ क्वेश्चन नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत लगवा दिया है, हम पूरे पढ़े हुए हैं। आप यूट्यूब पे हमारे क्वेश्चन आप देख सकते हो। मुझे लगता है एफएम में कम से कम नहीं तो 600-700 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे, बल्कि ज़्यादा हो गए होंगे शायद। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।